नमस्कार, मैं हूं हरवीर सिंह और रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश के सबसे प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, उनकी सिफारिश, न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकार द्वारा गठित की गई कमेटी की जो कि इसके ऊपर काम कर रही है, साथ में किसान आंदोलन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का 28 सितंबर को 98 साल की आयु में निधन हो गया। डॉक्टर स्वामीनाथन देश की हरित क्रांति के जनक हैं। 1950 में देश में खाद्यान्न उत्पादन 5 करोड़ टन था, लेकिन आज वो 33 करोड़ टन है और भारत दुनिया के बड़े खाद्यान्न निर्यातकों में शुमार होता है। एक वक्त था जब हम लोग खाद्यान्न आयात करके लोगों का पेट भरते थे। उसके बाद ये हरित क्रांति आई। हरित क्रांति का सूत्रपात करने वाले जो नायक हैं उनमें डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और दूसरे भारतीय वैज्ञानिकों की टीम। इस टीम ने 1960 के दशक में सी सुब्रमण्यम देश के कृषि मंत्री थे उस वक्त, मैक्सिको के सीमेंट से और अमेरिका की कुछ प्रजातियां जो बोनी प्रजातियां थी गेहूं की और उनकी उत्पादकता अधिक थी, उनको भारत में ला करके भारत की जलवायु के अनुकूल उनमें बदलाव करके उनका यहाँ पर उत्पादन शुरू किया और दिल्ली के जौनती गांव में उसकी शुरुआत की। वहाँ के किसानों को इसके लिए तैयार किया कि वो उस उपज के लिए तैयार हों, उस वैरायटी को अपने खेत में उगाएं जो उनको ज़्यादा उत्पादकता देगी। इस तरीके की सूचनाएं हैं कि उस वक्त किसानों ने कहा कि आप हमें इसके लिए सब्सिडी दिलवाइए। तो डॉक्टर स्वामीनाथन का कहना था कि हम सब्सिडी तो आपको नहीं दे सकते, लेकिन ये बिल्कुल सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस प्रजाति को उगाने से आपकी जो उत्पादकता है वो बढ़ जाएगी और उसकी आमदनी आपको बढ़ेगी। बाकी सब आगे की कहानियाँ, किस तरीके से भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर ही नहीं एक बड़ा निर्यातक बना। 2022-23 में चावल के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी दुनिया के बाजार में 40% रही, जो सबसे अधिक था। और गेहूं का निर्यात भी हम लोग करते रहे, इस साल नहीं कर रहे, दूसरी वजह है उसके पीछे। लेकिन डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का जो योगदान है देश को खाद्य सुरक्षा देने में, दुनिया में 2 चीज़ें हैं, आपकी सीमाओं की सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा, ये 2 अहम हैं। खाद्य सुरक्षा के रूप में देश को मजबूत करने के लिए उनका अहम योगदान रहा है और इसीलिए उनको हरित क्रांति का जनक और कृषि अनुसंधान के सबसे बड़े वैज्ञानिक के रूप में दुनिया के तमाम सारे उनको प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। भारत में वो पद्म विभूषण का पुरस्कार भी उनको मिला और तमाम सारे जो है उनको पुरस्कार मिले। लेकिन इस सब के बीच एक बात जरूर है देश के वैज्ञानिकों के बीच में, और रूरल वॉइस के ऊपर ICAR के पूर्व महानिदेशक और ताश के मौजूदा चेयरमैन डॉक्टर RS परोदा ने कहा कि मैं देश के कृषि वैज्ञानिकों की तरफ से हमारे अंदर ये इच्छा है कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न मिले, जिस आदमी ने देश को भूखमरी के कगार से लाकर के आत्मनिर्भरता से आगे लाकर निर्यातक बनाया, जिसने देश के करोड़ों करोड़ों किसानों के जीवन में खुशहाली और उनको आर्थिक तरक्की का एक मार्ग प्रशस्त किया। उस व्यक्ति को जाहिर सी बात है कि भारत रत्न का सबसे बड़ा हकदार डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जा सकता है देश में। दूसरी एक बात है कि एम एस स्वामीनाथन वैज्ञानिक थे, दुनिया में बड़े प्रतिष्ठित नाम थे, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल रहे मनीला में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के DG रहे, और एक अगला पड़ाव जो उनके जीवन में आया वो आया था किसान आयोग के अध्यक्ष के रूप में। और अगर मैं ये कहूँ कि एम एस स्वामीनाथन का नाम, जो देश के हम लोग कहते हैं कि करीब 14 करोड़ के करीब हमारे यहाँ लैंड होल्डिंग है, उन सब परिवारों के बीच एम एस स्वामीनाथन का नाम घर घर पहुँचने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये थी कि जब किसान आयोग का गठन हुआ और उसमें उनकी जो रिपोर्ट्स आई उसमें उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य को C2 लागत के ऊपर 50% मुनाफा दे करके तय करने की सिफारिश की। तो जाहिर सी बात है एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्तित्व जो खेतों में जिसने किसानों की खुशहाली लेकर के आया और उसने किसानों को कन्विंस किया
लैब से फील्ड तक, यानी प्रयोगशाला से जो शोध है उसके जो नतीजे हैं उनको खेतों में ले जा करके नतीजे हासिल करना और किसानों को उसके लिए कन्विंस करना, ये एक उनका एक सबसे खासियत बात रही। दूसरी बात, MS स्वामीनाथन एक बहुत ही बड़े कम्युनिकेटर थे। वो उस तरीके का कम्युनिकेशन करते थे, लोगों को किस तरीके से समझाना है। मेरा खुद का उनके साथ बातचीत करने का कई बार का वाक़या रहा है कि सहज सरल तरीके से वो जो महत्वपूर्ण बातें होती थी, वो शोध की बात हो, वो रिसर्च से रिलेटेड मसले हो या पर किसी प्रजाति के बारे में बात हो, वो किसानों को और आम आदमी को समझाने में कामयाब होते थे। दूसरे, उनकी एक खास नज़र थी कि ऐसे वैज्ञानिकों की पहचान करना जो आगे जाकर के कृषि में बड़ा काम करेंगे। कई तमाम सारे वैज्ञानिक ऐसे देश में हैं जिनको उन्होंने चुना और आगे बढ़ने का मौका दिया। उनकी जो प्रतिभा है उसको उन्होंने समय पर पहचाना। तो ये इस तरह की खासियत उनके साथ रही। अब सवाल है कि मैं बात करूं कि जो मैंने पक्ष रखा कि किस तरीके से MS स्वामीनाथन घर घर पहुँचे। UPA सरकार के वक्त उनको किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और मेरे याद है जब उन्होंने करीब 3-4 रिपोर्ट कर ली थी, उस वक्त एक बार उन्होंने मुझे कहा कि ये जो रिपोर्ट्स हैं इनकी रिकमेंडेशन लोगों के बीच में जाना चाहिए और आप इनके ऊपर स्टोरीज करें। तो उनका ये एक कम्युनिकेशन का एक जो खासियत उनकी थी वो लोगों के बीच में बातों को पहुंचाने की थी। अब क्योंकि देश का किसान लगातार कहा जाता है कि घाटे की खेती करता है और उनकी इस सिफारिश को किसानों ने आत्मसात कर लिया। तमाम सारे जो किसान संगठन हैं वो देश भर में यही मांग करते रहे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाओ और न्यूनतम समर्थन मूल्य को तय करते वक्त जो C2 लागत है, क्योंकि जब MSP तय करता है कृषि उत्पादन के लिए जो आयोग है CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सिफारिश देता है, सरकार उसको अप्रूव करती है। वो जब लागत तय करता है वो अभी की C2 लागत भी तय करता है, लेकिन सरकार जो MSP तय करती है वो उसके साथ 50% मुनाफे के साथ तय नहीं करती है और ये मांग लगातार जोर पकड़ती गई। अगर हम देखें कि पिछले 7-8 साल से इसको लेकर के आंदोलन चलते रहे और अचानक 2018 में सरकार ने कहा कि हम लागत के ऊपर 50% मुनाफा देंगे, लेकिन उसमें उन्होंने जो लागत तय की वो A2 प्लस फैमिली लेबर, उसके ऊपर 50% मुनाफे की सरकार ने बात की, जो ज़्यादातर किसान संगठनों को एक्सेप्ट नहीं थी। ये एक फैक्ट है और सरकार जब भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है उसके बारे में जब जानकारी रिलीज करती है वो बताती है कि A2 प्लस FL के ऊपर हमें 50% से ज़्यादा का जो है हम लोग किसानों को मुनाफा दे रहे हैं। अब सवाल है कि यानी कहीं ना कहीं ये सरकार के ऊपर भी दबाव है कि MS स्वामीनाथन ने जो लागत के ऊपर 50% मुनाफा दे करके MSP तय करने की सिफारिश की है वो किसानों के बीच में एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण मांग अगर मैं कहूँ देश के किसानों की, वो बन करके उभरी है। और थोड़ा हम जाएं 2020 में जब सरकार 3 कानून लेकर के आई थी कृषि से संबंधित, उन कानूनों का जो विरोध था उसके साथ जो सबसे बड़ी मांग थी वो थी MSP को C2 प्लस 50% के साथ तय करना और उसको कानूनी जामा पहनाना। तो अगर मैं ये कहूँ कि जो मैंने बात शुरू में भी की है कि MS स्वामीनाथन को हर किसान के घर पहुंचाने का जो सबसे अहम एक मुद्दा रहा है वो था उनका किसानों को C2 लागत के ऊपर 50% मुनाफा दे करके MSP तय करना। वो मांग अभी भी जो की जो है, जब किसान आंदोलन खत्म हुआ 2021 के दिसंबर महीने में, किसान आंदोलन समाप्त करने के जो शर्तें थी उसमें एक MSP के ऊपर कमेटी बनाने का सहमति थी। सरकार ने वो कमेटी बनाई। कमेटी का गठन आंदोलन खत्म होने के करीब 8 महीने बाद जुलाई में हुआ, लेकिन वो सिर्फ MSP कमेटी नहीं थी, उसमें MSP के बारे में सिफारिश देनी है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के कामकाज के तरीके में बदलाव करने के बारे में सिफारिश देनी है और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके बारे में उसको किस तरीके से लोकप्रिय किया जाए उसको भी इस समिति की टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जोड़ा गया। लेकिन कुल मिलाकर के उसे लगातार MSP कमेटी ही कहा गया क्योंकि MSP का ही मुद्दा सबसे अहम है
और उसमें भी जो, क्योंकि डॉक्टर स्वामीनाथन की जो सिफारिश है सब कुछ उसी के ऊपर केंद्रित है। ख़ास बात यह है कि जो आंदोलनरत किसानों के संगठन थे, संयुक्त किसान मोर्चा, वो उसमें शामिल नहीं हुए, लेकिन किसानों के प्रतिनिधि के रूप में जो 4 सदस्य उसमें शामिल हुए, उनकी एक महत्वपूर्ण बात सामने आई है। कई मीटिंग समिति की हो चुकी हैं और अभी पिछले दिनों मुंबई में भी नाबार्ड के परिसर में एक मीटिंग उसकी हुई है। जो एमएसपी को लेकर के जो सिफारिश सामने आई है, रूरल वॉइस ने इसके ऊपर स्टोरी भी की थी, और उनका जो एक सब ग्रुप है उसने सिफारिश की है कि एक रिजर्व प्राइस तय किया जाए एमएसपी की जगह, और वो रिजर्व प्राइस को कानूनी गारंटी दी जाए, उससे नीचे कोई भी बोली मंडी में नहीं लगे। और साथ में लेकिन मुझे लगता है कि जो एमएसपी तय करने का, जैसे हमने जिक्र किया, सरकार A2+FL के ऊपर 50% मुनाफे की बात कह करके एमएसपी तय कर रही है। ये जो कमेटी है उसके सदस्यों ने भी लगभग वही रुख अख्तियार किया है। सरकार की जो अभी चल रही है प्रक्रिया, उसी को अपनाते हैं। उन्होंने कहा कि जो एमएसपी तय करने का फॉर्मूला है उसमें A2+FL के ऊपर 50% मुनाफा जोड़ करके उसे एक रिजर्व प्राइस के रूप में रखा जाए और उस रिजर्व प्राइस के ऊपर से बोली लगना शुरू हो। लेकिन ये बात तो सही है कि पूरा का पूरा जो केंद्रित है कमेटी की सिफारिशें हो या उसका महत्व हो, वो एमएसपी के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। और ये बात अलग है कि उन्होंने जो अभी सरकार जिस तरीके से एमएसपी तय करती है उसी को लिया है सामने। हालांकि जब समिति की अंतिम रिपोर्ट सामने आएगी और जब सार्वजनिक होगा, उसके सिफारिश सार्वजनिक होंगी, उसके बाद हम समझ पाएंगे। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हमने देखे उसमें सब ग्रुप ने इस तरह की सिफारिश किया, प्लस सीएसीपी को ऑटोनॉमी देने की बात की है और वहाँ पर किसान सदस्यों को प्रमुखता देने की बात की है। ये भी लेकिन कहा है कि जो रिजर्व प्राइस होगी उसको कानूनी रूप से तय किया जाए कि उसके नीचे कोई भी खरीदारी ना हो। यहाँ पर मैं यही कहूँ कि जो एमएसपी का मसला है, और क्योंकि हम बात इसलिए कर रहे हैं कि इसी पूरे परिप्रेक्ष्य में जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, उनका जो योगदान देश की कृषि में, देश के किसानों के जीवन में रहा, उसको केंद्रित करते हुए हमने ये बात की है। और ये वैज्ञानिक भी कह रहे हैं और जो कृषि क्षेत्र पर जो काम करने वाले लोग हैं और देश के करोड़ों किसानों का, मेरे ख्याल से उनकी एक इच्छा पूरी होगी अगर भारत सरकार डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न का दर्जा देगी। और ये जो एमएसपी की गूंज है ये देश में अभी तक जारी है। सरकार किस तरीके का फैसला लेती है आने वाले दिनों में, 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है। देश के प्रधानमंत्री ने 2016 में कहा था कि 6 साल में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। जाहिर सी बात है, किसानों की आय बढ़ने के पीछे एक ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उनकी फसल का बेहतर दाम मिलना। ये उतार चढ़ाव बहुत सारी फसलों में होते रहते हैं, हम देख ही रहे कि कभी कुछ फसलों के दाम बहुत तेज होते हैं, कभी कम होते हैं। ये बात सही है कि सरकार जिन 3 कानूनों को ला करके उसमें जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसको लिबरल करना चाहती थी, अभी महंगाई, खाद्य महंगाई को रोकने के लिए उसका लगातार इस्तेमाल कर रही है और स्टॉक लिमिट्स लागू कर रही है। ये सब पहलू उसके साथ में, लेकिन इस सब के बीच में एम एस स्वामीनाथन, उनकी सिफारिश और एमएसपी को लेकर के उनकी जो सिफारिश थी उसने उनको लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बनाया। ये बात अलग है कि उनका काम उससे कहीं ज़्यादा रहा और उन्होंने बहुत बड़ा बदलाव देश की कृषि में किया। आज के रूरल वॉइस के इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे को लेकर, आपके सामने एक चर्चा करने के लिए, आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे यूट्यूब हैंडल रूरल वॉइस इनको जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरों के बारे में, उनके अपडेट और विश्लेषण के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमारी वेबसाइट ruralvoice.in और अंग्रेजी में eng.ruralvoice.in को सब्सक्राइब करें और हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल है फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, रूरल वॉइस, इनके नाम से उनको सब्सक्राइब करें। नमस्कार।